गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की जो क्लासेस है वो प्रकाश के अपवर्तन पे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये बिल्कुल यही बेसिक वो क्वेश्चंस है। नाउ इट्स रेफर टू स्लाइड्स एंड नेरिस्ट। स्लाइड्स और नेरिस्ट का जो पेपर का जो पैटर्न है उस पैटर्न पे ही हम ये सारे क्वेश्चंस जो है हमने रेडी किया हुआ है। आई होप सो कि ये आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। टाइम धीरे धीरे काफ़ी कम होता जा रहा है, सो ट्राई टू डू हार्ड वर्क। अपने टाइम को, वर्किंग आवर को इंक्रीज़ कीजिए टू अचीव योर गोल। तो जैसे कमेंट्स बॉक्स में मेरे पास आ भी रहा है, मैं उन स्टूडेंट्स को मैं हम्बली रिक्वेस्ट करके मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं जिस तरह से हिंदी में चीज़ों को मैं बता रहा हूँ सेम टॉपिक को मैं इंग्लिश में भी अपलोड करता रहूँगा। सो जब मैं इंग्लिश में रहता हूँ तो ट्राई करता हूँ कि एक टोटल चैप्टर को कवर कर लूँ। ऐसे ही अभी हम हिंदी में हैं तो ट्राई कर रहे हैं कि सारे चैप्टर को कवर कर लें, क्योंकि मुझे मालूम है कि यस, स्लाइड्स जो है वो 80% बच्चे हमारे बिहार और यूपी के ही रहते हैं। इसलिए मैं इनके अकॉर्डिंग ही सारे जो है वीडियोज़ में बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें 60% जो होते हैं वो बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के होते हैं, 40% जो होते हैं सीबीएसई से पढ़े हुए बच्चे जाते हैं। इसलिए दोनों पैटर्न को फॉलो करके मैं चीज़ों को अपलोड कर रहा हूँ और आपके जो गोल अचीवमेंट है उसमें थोड़ा सा मैं भी अपना योगदान देना चाह रहा हूँ। तो पेशेंस रखिए, मैं सभी के साथ मैं बिल्कुल सेम वे में वर्क कर रहा हूँ, बट मेरा जो अपलोडिंग है आप उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कुछ कमेंट्स बॉक्स में डाउट्स भी आ जाते हैं तो मैं उन चीज़ों को सेम वे बाय मैसेजिंग भी उनका वो डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ। सो जो पहला क्वेश्चन है आज का कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका जो कथन है वो प्रकाश का आपका अपवर्तन है। टॉपिक ही है आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती है तो प्रकाश जो है अपने माध्यम से विचलित हो जाती है, उसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो उसका जो वर्ण विक्षेपण है वो प्रिज्म की सहायता से वो संभव होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से, विरल मतलब हो गया कि जिसका घनत्व तो कम है, और सघन माध्यम मतलब जिसका घनत्व तो ज़्यादा है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या हो जाती है? तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जब भी प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब के साइड में मुड़ जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हो जाएगी। इनको याद रखिएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक, जिसको कि हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका मान हम कैसे निकालते हैं? तो साइन आई बाई साइन आर होता है। यहाँ आई जो है आपका आपतित कोण है और ये आपका अपवर्तित कोण है। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर अविलंब आपतित होती है, मतलब कि एकदम कांच पे, अगर ये सपोज कीजिए कांच है और इस कांच पे बिल्कुल अविलंब अगर बिल्कुल सीधे प्रकाश आ रही है, तो मैंने पहले बताया था कि वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। अगर अविलंब आती है तो कभी विचलित नहीं होगी, तो ये बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। इसको याद रखिएगा। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको परावर्तन कोण कहते हैं। एक आपतन कोण होता है और एक परावर्तन कोण होता है। अब हम आगे आते हैं। सघन मतलब होता है डेंसर। माध्यम से विरल माध्यम में, रेयर माध्यम में आने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो आपतन कोण इसमें बड़ा जो है वो बनता है। जब भी डेंसर से रेयर मतलब सघन से विरल में आएगा तो आपतन कोण बड़ा हो जाएगा, और जब विरल से सघन में जाएगा तो आपका जो ये अपवर्तन कोण बड़ा हो गया, और दूसरा वो आपतन कोण जो होगा वो बड़ा हो जाएगा जब विरल से सघन में जाएगा। फिर याद दिलाते हैं, जब सघन से विरल में जाए, अधिक घनत्व से कम घनत्व में जाएगा
तो उसका अपवर्तन कोण बड़ा होगा, और जब विरल से सघन में जाएगा तो उसका जो आपका जिस एंगल से वो इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट एंगल जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसको आपतन कोण कहते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन मतलब जिसको हम लोग m से दिखाते हैं, आवर्धन को लेंस का पावर भी कहते हैं, तो वो v/u के बराबर होता है। जब हम लेंस में रहते हैं तो आवर्धन v/u होता है, और जब दर्पण में रहते हैं तो -v/u होता है। इनको याद रखिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब होता है कि अपने मार्ग से वो हट करके दूसरे मार्ग में जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि प्रकाश की चाल में चेंजिंग होती है, परिवर्तन होता है। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सब काल्पनिक बनेंगे। यदि आपतन कोण 60 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 45 डिग्री हो तो अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? तो हमने बताया था कि आपका अपवर्तनांक मतलब sin i/sin r, तो उसमें वैल्यू में पुटअप कीजिएगा तो √3/2 इसका वैल्यू आ जाएगा। √3/2 आप क्या करेंगे? sin 60/sin 45 करेंगे। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 जो आपका अंश में रहेगा, और हर में लिखेंगे sin 45 मतलब 1/√2, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब एक उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है तब उस वस्तु का काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस का जो फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u, उसमें उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये वस्तु की दूरी हो गई, और वस्तु को रखा जाता है तब उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो इस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी जो हो जाएगी वो 25 सेंटीमीटर पे ही हो जाएगी, क्योंकि आपका वस्तु जो है वो उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो उसका जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे ही बनेगा। मतलब वस्तु जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। उत्तल लेंस में हमने जो बनाया है ग्राफ, थोड़ा सा आप उस ग्राफ को देखिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये 25 सेंटीमीटर से जो लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए। जो दूरी होगी वो ज़्यादा की होगी, क्योंकि उत्तल लेंस में दो ही इमेज दो ही जगह बनता है, या तो वो फोकस पे बनता है या तो आपका फोकस और अनंत के बीच में बनता है। तो यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर जो होगा, अगर इसका 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है वस्तु, तो कम से कम 25 या 25 से ज़्यादा आपका रहेगा। तो यहाँ पर अनंत नहीं दिया हुआ है कि वस्तु अनंत पे, अगर अनंत पे रहती है तो फोकस इमेज बनता है, अनंत से पहले रहती है तो आपका इमेज जो है वो फोकस और अनंत के बीच में बनता है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, क्योंकि फोकस और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब बन रहा है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो इसको फोकस दूरी की दुगने पे रखें। मतलब जब भी वस्तु आपका वक्रता केंद्र पे रहेगा
तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। तो वही फोकस की जो दुगनी दूरी होती है वो वक्रता केंद्र की दूरी होती है। तो जो वस्तु का जो साइज है वो प्रतिबिंब का भी साइज वही हो, तो या तो आप वक्रता केंद्र पर रख दीजिए वस्तु को, या तो फोकस के दुगनी दूरी पर आप वस्तु को रखिए। प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, मतलब n1 से n2 में जाता है। तो यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो, साइन I बाई साइन R का बराबर कितना हो जाएगा? तो ये n2 बाई n1 हो जाएगा। आपको इसका एकेडमिक जो क्लासेस हमने लिया था थ्योरेटिकल, उसमें बताया था कि साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू n2 बाई n1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। टोटल 4 रिलेशन जो है हमने इससे बताए थे। तो साइन I बाई साइन R हो जाएगा अब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। किसी बिंब का आप अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी बिंब का, बिंब मतलब वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब से बड़ा मतलब वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। अवतल जो दर्पण है, अवतल दर्पण में टोटल जो है 6 ऐसे स्थिति होती जहाँ पर हम वस्तु को, बिंब को रखते हैं। उसमें केवल एक ही स्थिति आती है जब आपका प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा और दर्पण के सामने होता है और सीधा होता है और आभासी होता है। उस समय वस्तु आपकी फोकस और मुख्य अक्ष के बीच में रहती है। इनको देखिएगा जो हमने एक्सप्लेनेशंस किया हुआ है इसमें, इस टॉपिक को। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ यहाँ पर कि किसी बिंदु वस्तु से, बिंदु वस्तु मतलब किसी पॉइंट से निकल करके किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं लेंस का फोकस, सॉरी उस बिंदु को कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब बिंदु। जिस बिंदु पे आकर के मिलती है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। प्रतिबिंब बिंदु का मतलब होता है कि जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, जिस पॉइंट पे प्रतिबिंब बन रहा है उसको हम लोग प्रतिबिंब बिंदु कह लेते हैं। यदि गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, एक गोलीय दर्पण, किसी तरह का भी एक गोलीय दर्पण ले रहे हैं और एक पतला सा गोलीय लेंस ले रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा ये दर्पण है लेकिन ये गोलीय है और यहाँ पर ये लेंस है, दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस का संभवतः क्या होगा, इनमें से क्या होगा? तो दोनों जो होंगे वो अवतल होंगे। दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे, क्योंकि अवतल में ही फोकस की दूरी आपकी ऋणात्मक होती है। इसलिए तो हमने उसमें एक साइन कन्वेंशन करके एक टॉपिक बताया है जिसमें कि आप ऋणात्मक धनात्मक के बारे में कैसे जानेंगे, उस वीडियोस को भी देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी आया है। तो उसमें मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है कि जिसका यूज़ आप लेंस बनाने में नहीं कर सकते। उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस बीच में पतला, किनारों में मोटा होता है। दोनों में अंतर हो गया क्लियर? यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच रखा जाए, फिर बताते यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा।
वास्तविक इसलिए होगा क्योंकि वो लेंस के दूसरे साइड में बनेगा। अब लेंस के दूसरे साइड में बन रहा है इसलिए हरदम उल्टा बनेगा, और लेंस के दूसरे साइड में है वास्तविक और उल्टा है तो वो बड़ा बनेगा। यहाँ पर आप वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के बीच में, फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच में, मतलब आप फोकस पे रख रहे हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रख रहे हैं। तो जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। ओके। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस में दिया धनात्मक 20 सेंटीमीटर। फिर देखिए एक गोलीय दर्पण लिया और एक पतला लेंस लिया, प्रत्येक की फोकस दूरी आपका +20 है। तब पहले वाले क्वेश्चन जो था हमारा 28 था, जिसमें कि हमने फोकस दूरी जो ली थी पतला लेंस और गोलीय दर्पण दोनों में ऋणात्मक था, और यहाँ पर दोनों में धनात्मक है। तो यहाँ पर धनात्मक है तो ये जो है अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। जब भी धनात्मक फोकस दूरी आती है तो ये अवतल और उत्तल दोनों तरह की चीज़ों को कर सकता है। दोनों ही जो हैं दोनों ही इस कंडीशन में जो होंगे वो उत्तल लेंस होंगे। ये भी आपका उत्तल लेंस होगा और ये भी आपका उत्तल लेंस होगा जब फोकस पॉजिटिव होगा। जब फोकस निगेटिव होगा तो वो आपका अवतल होगा, अवतल दर्पण या आप अवतल लेंस ले सकते हैं जब फोकस आपका निगेटिव होगा। और लेकिन जब फोकस पॉजिटिव होगा तो गोलीय दर्पण और जो आपका लेंस होगा वो दोनों उत्तल हो जाएगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो फोकस दूरी के लिए देखिए मैं फिर आपको बताता हूँ कि जब भी आपको क्षमता निकालना होता है तो फोकस दूरी को पहले आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, मीटर में बदलिए। तो 20/100 कर देंगे तो 1/4 मीटर आ जाएगा। अब जब क्षमता क्या होता है, क्षमता इजिकल टू 1/फोकस की दूरी। तो 1/फोकस की दूरी, फोकस की दूरी नीचे 1/5 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे वहाँ से तो आपका आ जाएगा माइनस में 5 डायोप्टर। अब ये माइनस क्यों रहा, तो माइनस इसलिए रहा क्योंकि आप अवतल लेंस ले रहे हैं। तो अवतल लेंस में जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। एक लेंस की क्षमता मतलब पावर 5 डायोप्टर दिया है, तो इनमें से क्या होगा। अगर 5 डायोप्टर है, P इजिकल टू आपका 5 हो गया, तो फोकस क्या होता है 1/5। 1/5 करेंगे तो यहाँ पर 5 क्या रहेगा आपका मीटर में लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 100/5 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की होगी। क्योंकि क्षमता पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, इसलिए वो उत्तल लेंस ही हो सकता है। ये दो उत्तल लेंस के कंडीशन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पावर दिया है और P इजिकल टू 1/F होता है, तो F इजिकल टू 1/P हो जाएगा। और जब F इजिकल टू 1/P होगा तो डायोप्टर को चेंज करेंगे तो वो हमारा मीटर में आएगा, और जब मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो सॉल्व करने पे 20 सेंटीमीटर आपका आएगा। एक अवतल लेंस की क्षमता दूरी -2 मीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी। और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है। तो अवतल लेंस है, फिर मैं बता रहा हूँ अवतल लेंस है तो इसलिए इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अगर ये उत्तल लेंस होता तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती। इसको बार बार याद रखिएगा, साइन प्लस माइनस याद रखना बहुत ज़रूरी है इसके न्यूमेरिकल के लिए। तो इसकी क्षमता क्या होगी, बस वही है, क्षमता इजिकल टू 1/, फोकस दूरी। सॉल्व करेंगे तो -0.5 डायोप्टर आएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है,
तो दर्पण तथा लेंस क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया, फिर वही अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो गोलीय दर्पण, इसका भी जो है फोकस दूरी ऋणात्मक है, और पतला गोलीय लेंस लिया, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है। दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसका मतलब ये दोनों जो होंगे वो अवतल दर्पण हो सकते हैं या अवतल लेंस हो सकते हैं, क्योंकि अवतल लेंस और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अब इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों होती है, क्योंकि दोनों ही केस में फोकस जो होगा वो लेंस के भी सामने होगा और दर्पण के भी सामने होगा। तो जब भी दूरी हम दर्पण या लेंस के बाएं साइड में नापते हैं तो वो ऋणात्मक होता है, और दूरी जब दाहिने साइड में नापते हैं तो वो धनात्मक होता है। तो आज की क्लासेस से हम लोगों ने स्लाइड्स और नेरी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन से प्रकाश का अपवर्तन, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, और आपसे आशा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने एग्जामिनेशंस के लिए बेटर वे में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।